नमस्कार आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कक्षा 12 हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में या इतिहास की ऑनलाइन क्लास में। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। इतिहास में आज पाठ 2 एनसीईआरटी सिलेबस है, आरबीएसई बोर्ड है और पाठ्यपुस्तक का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। इसका दूसरा पाठ है राजा, किसान और नगर। इस पाठ में राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, और इसका समय काल है लगभग 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का इसका टाइम है या समय काल माना गया है। तो आज हम इस पाठ के इस पाठ को मैंने ये प्रथम पाठ के रूप में लिया है, पहला भाग है इसका। इसमें हम मौर्य साम्राज्य के महत्व तक को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अभी हम शुरुआती दौर में ये समझते हैं कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन सी सभ्यता विद्यमान थी। तो इस पाठ के अकॉर्डिंग, हम पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जिसका समय काल माना गया है 2600 से 1900 बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ईसा पूर्व जब हम लगाते हैं तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का घटनाक्रम। तो ये हड़प्पा सभ्यता, इसका समय काल है 2600 ईस्वी पूर्व से लगाकर 1900 ईस्वी पूर्व या बिफोर क्राइस्ट। फिर है हमारी वैदिक सभ्यता, जिसे वैदिक काल या वैदिक सभ्यता माना जाता है और इसका समय काल माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व या 600 बिफोर क्राइस्ट। और इस सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, वो भी हम देख लेंगे। 2 भाग, यानी वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो इसको भी हम, इसका टाइम पीरियड भी देख लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हर्यक वंश। अब हर्यक वंश है, इसका समय काल है 544 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी तक। अगर हम हर्यक वंश के शासकों को देखें तो हर्यक वंश के शासकों में नाम आता है बिंबिसार का। बिंबिसार है। इसके अलावा दूसरा शासक आता है जिसका नाम है अजात शत्रु। ये हर्यक वंश के शासक माने जाते हैं। बिंबिसार और अजातशत्रु हर्यक वंश के प्रतापी शासक माने जाते हैं। इसके बाद आता है नागवंश, और नागवंश का समय काल माना जाता है, नागवंश का समय काल है 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 344 ईस्वी पूर्व का। अब हर्यक वंश के बाद नंद वंश आता है, और नंद वंश का संस्थापक माना जाता है महापद्म नंद। जिसने नंद वंश की स्थापना है वो की थी। और नंद वंश का जो शासनकाल माना जाता है वो है 344 ईस्वी पूर्व से लेकर 321 ईस्वी पूर्व। तो ये समय है वो हर सभ्यता का चल रहा है, हर काल का चल रहा है कि कौन कौन से राजवंश इस दौरान आए थे। हम अगर इस पाठ के अंदर देखें तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का अंत, फिर वैदिक सभ्यता आई, फिर वैदिक सभ्यता का अंत, फिर एक राजवंश का उदय हुआ जिसका नाम था हर्यक वंश, और फिर हर्यक वंश के बाद नागवंश आया, नागवंश के बाद नंदवंश आया, और नंदवंश का को समाप्त किया मौर्य वंश ने। और ये मौर्य वंश का समय काल है, अगर हम देखें तो मौर्य वंश का समय काल माना जाता है 321 ईस्वी पूर्व से लगाकर 185 ईस्वी पूर्व, और कहीं कहीं हमें 322 ईस्वी पूर्व का भी समय मिलता है और 185 ईस्वी पूर्व। लेकिन हमारी जो पाठ्यपुस्तक है, हमारी पाठ्यपुस्तक में 321 का समय ही दिया गया है। तो आपको 321 वाला समय ही करना है, क्योंकि जब बाय चांस अगर आप कोई उत्तर गलत लिख देते हैं तो बोर्ड में पाठ्यपुस्तक के अकॉर्डिंग आपके यहाँ उत्तर को राइट दिया जाता है। तो इसलिए आपको यही लिखना है 321 ईस्वी पूर्व। ये मौर्य वंश का समय है वो माना गया है। मौर्य वंश ये तो मौर्य वंश हो गया। अब अगर हम वैदिक काल को समझें तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है।
वैदिक काल को दो भागों में, इसमें जो है पहला अगर माना जाए तो ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल अर्थात हमारा सबसे प्राचीन वेद जो ऋग्वेद माना जाता है, सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद की रचना है वो इस काल में हुई थी और इसका समय है 1500 जो ईस्वी पूर्व से लगाकर 1000 ईस्वी पूर्व, इस दौरान ऋग्वेद की रचना हुई। फिर है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल यानी कि वैदिक सभ्यता धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही थी, तो उसको उत्तर वैदिक काल माना गया है। तो इसका समय है जो है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का। उसके बाद जो है अगर हम देखें नंद वंश का संस्थापक कौन, तो नंद वंश का संस्थापक चूंकि हम देख ही चुके हैं महापद्मनंद था। ये एक महान और प्रतापी शासक था जिसने जो है अपने समय में साम्राज्य को आगे बढ़ाया और नंद वंश की स्थापना की। अब नंद वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था घनानंद। ये घनानंद जो कि इसी को हराकर चंद्रगुप्त है मौर्य, वो राजगद्दी पर बैठा या जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना है वो की थी। तो घनानंद है जो कि ये वही घनानंद था जिसने चंद्रगुप्त के गुरु या प्रधानमंत्री जिसे कह सकते हैं, गुरु या प्रधानमंत्री दोनों ही, क्योंकि प्रधानमंत्री का तो पद है चंद्रगुप्त ने राजा बनने के बाद दिया था और चंद्रगुप्त को बनाने का श्रेय है वो जो है चाणक्य को ही जाता है। तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त के गुरु है और इन्हीं चाणक्य का अपमान है इसी घनानंद ने कर दिया था और इसी के बलबूते पर चाणक्य ने नाराज होकर ये प्रण लिया था कि मैं इस नंद वंश को उखाड़ फेंकूंगा या इस जो है आततायी शासक जिसका नाम था घनानंद, इसको मैं समाप्त करूंगा, इसका बदला लूंगा। और उसके बाद जो है इस घनानंद को हराकर यानी कि चाणक्य के सपोर्ट से या कह सकते हैं चाणक्य की साथ में मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 321 ईस्वी पूर्व से लगाकर जो है की है और इसका समय काल आगे चलता रहा है 185 ईस्वी पूर्व तक। तो बीसी में आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। आगे हम देखते हैं कि घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो ये तो हो गया, समझ में आ गया। अगर हम इसमें जो इम्पोर्टेंट है बिंदु वो हम देखें तो इसमें कि हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई थी। ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक जानकारी ये आपको आना चाहिए या पता होना चाहिए। तो हड़प्पा सभ्यता उसके बाद वैदिक सभ्यता है वो अस्तित्व में आई थी या वैदिक सभ्यता का उदय हुआ और वैदिक सभ्यता आर्य द्वारा बसाई गई सभ्यता थी। यानी अगर वैदिक सभ्यता के संस्थापक माने तो इसमें आर्य माने जाते हैं और आर्य ही वैदिक सभ्यता के संस्थापक माने जाते हैं। वैदिक सभ्यता के बारे में इतिहासकारों की राय है कि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी और इसका समय काल है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लगाकर 600 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित किया गया है। यानी वैदिक सभ्यता का काल है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व का माना गया है। अगर हम देखें कि आर्यों की भाषा कौन सी थी तो ये आपको याद रखना, आर्यों की भाषा है वो संस्कृत थी या कह सकते हैं देवनागरी लिपि जो है थी। तो लिपि देवनागरी थी और भाषा जो है संस्कृत थी। और इसी समय जो है 4 वेदों में से जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है जिसका नाम है ऋग्वेद, और ये सबसे महत्वपूर्ण वेद माना जाता है और अत्यंत प्राचीन माना जाता है। तो ऋग्वेद क्यों इसी दौरान इसी वैदिक काल के अंदर है वो लिखा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने जो है 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ है वो निकाला था। तो ये भी हमें जानना है कि मौर्य काल के बारे में कह सकते हैं या मौर्य सभ्यता के बारे में कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था जेम्स प्रिंसेप और जेम्स प्रिंसेप ने जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को 1830 का दशक है यानी 1838 में उन्होंने इसको समझ लिया था। तो ये दशक का समय है, 1830 का दशक माना जाता है जिसमें ये श्रेय है वो जाता है जेम्स प्रिंसेप को और उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ है वो निकाला था। और
आरंभिक अभिलेख और सिक्कों में इन्हीं लिपियों का प्रयोग है या उपयोग है वो किया गया था, और जेम्स प्रिंसेप ने पता लगा लिया था कि अधिकतर अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी लिखा है। हम मौर्य साम्राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मौर्य साम्राज्य में हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रियदर्शी क्या है, या जो है प्रिंसेप क्या है। प्रिंसेप ने प्रियदर्शी का अर्थ निकाला था, तो प्रिय जो है जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, और उस लिपि को समझने के पश्चात उसने अभिलेख और सिक्के उनको भी जांचा परखा, और उसके बाद वहाँ पर भी ये लिपियाँ हैं वो प्रयोग में लाई गई थी, और जेम्स प्रिंसेप ने अपने ज्ञान से पता लगा लिया था कि अधिकतर अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी लिखा है। और ये प्रियदर्शी से तात्पर्य है जो है सुंदर या मनोहर मुखाकृति वाला, मनोहर मुखाकृति वाला। मुखाकृति यानी मुख की आकृति, या कह सकते हैं मुख की सुंदरता यानी सुंदर चेहरे वाला। तो ये जो शब्द है प्रियदर्शी है वो सम्राट अशोक के लिए प्रयोग में लाया गया है या अशोक के लिए कहा गया है। तो ऐसा इतिहासकार मानते हैं, या जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के बारे में ये जानकारी जुटाई थी कि अशोक अपने समय का लोकप्रिय शासक था, उसके लिए जो है ये शब्द है वो उपयोग में लाया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रियदर्शी क्या है या प्रियदर्शी का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ सीधा उत्तर है कि प्रियदर्शी का अर्थ होता है सुंदर या प्रिय मुख वाला या मनोहर मुखाकृति वाला, और ये अशोक के लिए प्रयोग में लाया गया। ये 1 नंबर का प्रश्न आपका आता है। कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक भी लिखा मिला है। तो अशोक है वो मौर्यकालीन प्रतापी शासक था, और अशोक के समय में बहुत ज़्यादा अभिलेखों की रचना भी हुई थी। बहुत ज़्यादा अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख और ये सारे अभिलेख अशोक के काल में सर्वाधिक मात्रा में लिखे गए थे। तो कुछ अभिलेखों के अंदर अशोक का नाम है, जो है राजा का नाम है वो अशोक लिखा है, और कहीं पर प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय भी लिखा है। देवानाम प्रिय अर्थात जो देवताओं को प्रिय है, देवानाम प्रिय। तो ये भी अशोक के लिए ही जो है प्रयुक्त में लाया गया है, और देवानाम प्रिय का अर्थ होता है जो देवताओं को प्रिय है। तो ये भी 1 नंबर का प्रश्न बनता है आपका, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक था। बौद्ध ग्रंथ जो प्राकृत भाषा में लिखे मिले हैं और उस समय की स्थानीय भाषा में लिखे मिले हैं, तो उसमें अगर अशोक का वर्णन आता है और उसमें अशोक के बारे में लिखा गया है, तो ऐसे में बौद्ध ग्रंथ यही कहते हैं कि अशोक ही सबसे महान और प्रतापी शासक था। इसलिए जो प्रियदर्शी शब्द आया है या जो देवानाम प्रिय शब्द आया है वो अशोक के लिए आया है, क्योंकि अशोक अपने समय का सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक रहा था। अब हम देखते हैं अभिलेख और अभिलेख शास्त्र क्या है। तो अभिलेख किसे कहते हैं और अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं, तो दोनों ही अलग अलग प्रश्न हैं, अभिलेख शास्त्र और अभिलेख। तो 1 नंबर का अभिलेख आ जाता है, 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है अभिलेख शास्त्र। तो देखिए अभिलेख क्या है, तो ये भी परिभाषा भी हमें जानना जरूरी है। तो किसी पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। देखिए खुदे हुए लेख यानी कि उत्कीर्णित, यानी जिसे उकेरा जाता है, यानी जिसे खोद कर जो है बनाया जाता है, तो उत्कीर्णित या उकेरा जाता है उसे जो है अभिलेख कहा जाता है। और ये अभिलेख हमेशा कठोर धातु की सतह पर लिखा जाता है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो धातु हो, किसी भी प्रकार की धातु हो सकती है, मिट्टी के बर्तन वगैरह हो सकते हैं। तो उसके ऊपर जो लेख लिखे जाते हैं और जिसे उकेरा जाता है उसे अभिलेख कहा जाता है। तो ये 1 नंबर का प्रश्न आपका आता है। अभिलेखों की अगर विशेषता देखें तो अभिलेखों में क्या क्या चीज़ होती थी, तो जो भी व्यक्ति अभिलेखों को बनवाते थे या उसकी रचना करवाते थे, उनमें उन लोगों की उपलब्धियां, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य और उनके विचारों को लिखा जाता था। ये अभिलेखों की विशेषता होती थी कि अभिलेख वही लोग लिख पाते थे जो किसी न किसी प्रकार से अपनी उपलब्धियों को बताना चाहते थे। तो मोस्ट ऑफ या अधिकतर है ये शासक लोग हैं इसको लिखवाते थे। शासक के अलावा जैसे जो है श्रेष्ठीगण या श्रेष्ठी या नगर सेठ वगैरह जैसे कह सकते हैं, या विशिष्ट जन, वीआईपी जन हम कह सकते हैं, विशिष्ट जन, या बड़े बड़े व्यापारी वगैरह होते थे, या बड़ा दानदाता वगैरह होता था, या किसी न किसी चीज़ की जो है को बनवाया वगैरह, तो वो लोग है इसका उपयोग है अभिलेखों के रूप में करवाते थे, ताकि उनका नाम है या कह सकते हैं उनकी उपलब्धियां हैं वो सराही जाए। और अभिलेखों की अगर हम विशेषता देखें तो अधिकतर अभिलेख राजाओं की क्रियाकलाप, यानी मोस्ट ऑफ राजा या शासक ही लिखवाते थे, उनके क्रियाकलाप या उनके द्वारा किए गए कार्यों का संपादन वो होता था अभिलेखों के अंदर। शॉर्ट में
विजय अभियान, उनकी उपलब्धियां और धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान, यानी शासक किसी भी प्रकार के दान वगैरह देते थे तो उसका उल्लेख भी अभिलेखों के अंदर वो करते थे। किसी भी प्रकार का धार्मिक या विजय अभियान या धार्मिक संस्था को दी जाने वाली भेंट, उसका उल्लेख है वो अभिलेखों के रूप में होता था। किसी मंदिर को बनवाना, ये सारा भी उसके अंदर ब्यौरा होता था। कुछ अभिलेखों में इनके निर्माण की तारीख भी मिलती है। अब हर अभिलेख में निर्माण की तारीख नहीं मिलती है, उपलब्धियां सीधे तौर पे लिखी होती है, लेकिन कुछ में तारीख या समय काल या तिथियां भी दी होती है। फिर प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। अब चूंकि पहले का समय है वो अधिकतर प्राचीन भाषा के रूप में प्राकृत बोली जाती थी, तो अभिलेख भी अधिकतर कई प्राकृत भाषाओं के अंदर है वो मिले हैं। और उस समय प्राकृत भाषा है वो आम जनता की भाषा थी। आम जनता यानी जन सामान्य की बोली थी। जन सामान्य जो है प्राकृत भाषा को ही बोलते थे, तो इसलिए अभिलेख भी अधिकतर जनता की को समझ में आ जाए, इसलिए अभिलेख भी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इसके अलावा भी अभिलेख लिखे गए हैं, लेकिन वो अलग अलग भाषाओं में, जैसे कि तमिल, पाली, संस्कृत जैसी भाषा के शब्द भी अभिलेखों में मिलते हैं, और इन भाषाओं में भी अभिलेखों की रचना है वो हुई है। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए अभिलेख शास्त्र क्या है। तो अभिलेख शास्त्र क्या है, जो अभिलेखों की विशेषता आ गई। अब अभिलेख शास्त्र ये है कि अभिलेखों के अध्ययन को जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसे अभिलेख शास्त्र कहते हैं, यानी कि अभिलेखों को अध्ययन करने की एक विधि, एक समझ, उसे अभिलेख शास्त्र के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गया अभिलेख और अभिलेख शास्त्र क्या है उसके बारे में। अब है जनपद और महाजनपद का फर्क, कि जनपद किसे कहते हैं, महाजनपद की क्या विशेषता है, ये भी समझना जरूरी है। तो देखिए जनपद, अब जनपद अगर हम इस वाक्य को बांटें या इस शब्द को बांटें तो जन प्लस पद है ना, जन प्लस पद, यानी जन यानी मनुष्य, व्यक्ति, इंसान, पद यानी पांव, तो अर्थात जहाँ लोग आकर बच जाए ऐसा क्षेत्र जहाँ लोग निवास करते हैं। नहीं, सीधे तौर पे अगर हम इसको समझें तो जनपद यानी वो जन, वो व्यक्ति जो अपना जहाँ पर पांव स्थापित कर लेते थे, जहाँ अपनी जगह स्थापित कर लेते थे, जहाँ अपनी पांव रख देते थे और वहीं पर स्थापित हो जाते थे, यानी वहीं बस जाते थे, वो जनपद कहलाए। और अगर परिभाषा के तौर पे हम समझें अर्थात जहाँ लोग आकर बस जाए, और ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग निवास करते हैं, यानी जहाँ पर स्थायी रूप से बच जाते हैं, वही जनपद है। तो शुरुआती दौर में क्या था, जिससे जनपद नहीं बने थे तो मात्र छोटी छोटी बस्तियाँ, कबीले हुआ करते थे। फिर यही बस्तियाँ धीरे 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 एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर फिर बस जाती थी, और फिर धीरे धीरे वहाँ पर उपयुक्त जलवायु, वातावरण, स्थान होने के कारण धीरे धीरे और अन्य लोग भी वहाँ आकर बस जाते थे और फिर वहीं पर स्थापित हो जाते थे पूरी तरह से, और वही निवासी वहीं के बन जाते थे, तो वो जनपद कहलाए। तो जनपद जो है महाजनपद से छोटे हुआ करते थे। अब महाजनपद की विशेषताएं अगर देखें तो जनपद, जो महाजनपद जो है वो महाजनपद है वो कई जनपदों से मिलकर महाजनपद का निर्माण है वो होता था। महाजनपद लगभग 2500 वर्ष पूर्व कई जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। तो महाजनपदों का काल है वो 2500 वर्ष पूर्व या 2500 वर्ष पूर्व थे का माना जा सकता है, और इसमें कई जनपद है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। यानी कई जनपद जिसमें सामूहिक रूप अगर हम देखें तो वो महाजनपद का रूप लेते जो है दिख रहे हैं, और इसमें महाजनपद जब बहुत सारे जनपद एक हो जाते थे, सामूहिक हो जाते थे, उनको महाजनपद कहा जाता था। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। अब जनपदों की राजधानियां अलग, यानी कि 16 महाजनपदों का वर्णन हमें इतिहास में मिलता है या विवरण मिलता है। 16 महाजनपदों की सबकी अपनी अलग अलग राजधानियां थी। यानी वर्तमान में अगर हम जनपद को समझे या महाजनपद को समझे तो हम स्टेट या राज्य के रूप में समझ सकते हैं कि उस समय 16 बड़े बड़े राज्य थे और उनकी हर एक की अपनी राजधानियां होती थी। जैसे कि वर्तमान में भी हर राज्य की अपनी एक अलग अलग राजधानी होती है जहां से प्रशासनिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलाई जा सकती है। इन राजधानियों की किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी यानी सुरक्षा घेरा या चारों तरफ जो दीवार या परकोटा शहर के चारों तरफ वगैरह बनाया जाता है उसे किलेबंदी के नाम से जाना जाता है। तो किलेबंदी यानी परकोटा, घेरा या दीवार या प्राचीर बनाना। तो हर राजा अपने अपने इलाकों की है वो किलेबंदी करता था ताकि शत्रु आक्रमण से या सुरक्षित है वो रह सकते थे। फिर किलेबंद राजधानी का रखरखाव सेना तथा नौकरशाहों द्वारा किया जाता था। अब नौकरशाह क्या है? अधिकारी लोग, यानी राजा जिस
जो महाजनपद या जनपदों में रहते थे, या जैसे 16 महाजनपद है, तो हर एक महाजनपद की अपनी राजधानी होती थी और हर एक महाजनपद का शासक के द्वारा नियंत्रण होता था, उसकी अपनी सेना होती थी और अधिकारी होते थे। वो सारे उस महाजनपद की विशेषताओं को या कह सकते हैं व्यवस्थाओं को संभालने का कार्य है वो करते थे। सेना का बहुत बड़ा हिस्सा होता था सुरक्षा में। और फिर अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। मोस्ट ऑफ की 16 महाजनपद है और हर एक का अपना एक राजा होता था। हर जनपद का एक राजा, महाजनपद का राजा, जनपदों के भी राजा होते थे, लेकिन जनपद है वो महाजनपदों के अधीन हो जाते थे। वो अपनी सुरक्षा के कारण ऐसा करते थे। लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्य में कई लोगों का समूह भी शासन करता था। कुछ ऐसे जो जनपदों या महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है जहाँ पर एक राजा का शासन न होकर संघात्मक समय व्यवस्था थी, या संघ शासन चलता था, या गण शासक चलता। अब गण या संघ में क्या होता था? गण या संघ में जैसे सभी लोग सामूहिक रूप से वीआईपी जन या विशिष्ट लोगों का समूह होता था, वो इस जनपदों में सामूहिक रूप से शासन करता था और प्रत्येक व्यक्ति है इसमें राजा होता था जो इस संघ में शामिल होता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था, यानी कि सीधे तौर पे जैसे महाजनपद का राजतंत्रात्मक रवैया भी देखने को मिलता है और संघात्मक या गणतंत्रात्मक रवैया भी देखने को मिलता है। तो महाजनपद कालीन व्यवस्था दोनों प्रकार की मौजूद थी। तो हम समझ लेते हैं गण क्या है। देखिए, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है। गण यानी जो है लोग, या और इसमें बहुत सारे समूह के लोग हैं, इसके लिए आता है। और संघ क्या है? संघ शब्द का प्रयोग किसी संगठन या सभा के लिए किया जाता था। यानी अगर हम महाजनपद की व्यवस्था देखें तो कुछ महाजनपदों की व्यवस्था है वो संघात्मक व्यवस्था थी। संघात्मक यानी संघ के रूप में जो कार्य करते थे, सभी मिलजुल कर कार्य करना, और उसमें ये व्यवस्था है वो चलाई जाती थी। और गणतंत्रात्मक यानी कि राजतंत्रात्मक नहीं होकर गणतंत्रात्मक होता था, जिसमें सभी सदस्यों को महत्व दिया जाता था। और राजतंत्र के अंदर राजा की इच्छा या राजा के कानून को महत्व दिया जाता है। तो ये गण और संघ का फर्क है, वो देख सकते हैं। तो महाजनपद आपको समझ में आया होगा कि महाजनपदों पर राजा होता था। 16 महाजनपद थे और इसके अलावा संघात्मक या गणराज्य वाली व्यवस्था भी मौजूद थी। ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं जिसमें महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी वाले जो महाजनपद थे वहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जिसमें वहाँ पे संघात्मक व्यवस्था है वो मौजूद थी। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है कि 16 महाजनपद मुख्य रूप से जो है मौजूद थे। ईसा पूर्व जो है 6ठी शताब्दी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व से लगाकर 600 ईस्वी तक के ये समय के अंदर 16 महाजनपद मौजूद थे। और इनका वर्णन भी जैन और बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। जिसमें अगर हम महाजनपदों के नाम लें तो मुख्य रूप से मगध जो कि सबसे शक्तिशाली जनपद माना जाता है। इसके अलावा गांधार, वज्जी, कौशल, कुरु, पांचाल और अवंती, ये मुख्य 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रमुख महाजनपद हैं। इसके अलावा भी दूसरे जनपद थे जिसमें कुल मिलाकर 16 महाजनपदों की सूची है वो बनती है। इन महाजनपदों का नाम कई बार मिलता है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गण से संबंधित थे। तो ये जो है वज्जी, कौशल और कुरु, पांचाल, ये सारे जो है महाजनपद थे और भगवान जो है महावीर और बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। फिर 16 महाजनपद के बाद जो है हम अगर स्थिति देखते हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व एक परिवर्तनकालीन काल माना जाता है, या एक परिवर्तनकारी समय कौन सा था और इसमें क्या हमें परिवर्तन देखने को मिला। क्योंकि नाम ही जैसे अगर देखें तो अब परिवर्तन कैसा हो रहा है और किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें हम देखें कि आरंभिक राज्यों का उदय, यानी नए राज्यों का उदय, और किस प्रकार से वो आरंभिक राज्य या व्यवस्थाएं कैसी थी। उसके बाद नगरों का उदय, राज्य से फिर जैसे बस्तियाँ, फिर समूह, फिर कस्बे, फिर नगरों का उदय, नए नगर का उदय, फिर लोहे का बढ़ता प्रयोग, लोहे की मांग और लोहे का बढ़ता प्रयोग, उपकरण वगैरह बनाने में, हथियार बनाने में, विभिन्न प्रकार की सामग्री बनाने में भी लोहे का प्रयोग है वो होने लगा था। और ये आरंभिक काल के दौरान ऐसा परिवर्तन है वो आ रहा था 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान। और इसके अलावा सिक्कों का विकास यानी मौद्रिक प्रणाली का विकास, जिसमें मुद्रा में परिवर्तन या मुद्रा के ढांचे में परिवर्तन। फिर बौद्ध और जैन दार्शनिक विचारधाराओं का विकास, चूँकि ये वो दौर था जहाँ महाजनपद काल का दौर था जिसमें बुद्ध और महावीर जैसे महान दार्शनिक, या भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जैसे महान दार्शनिक संतों का उदय हुआ और उनकी विचारधारा जो है जन समूह के ऊपर जो है पड़ने लगी थी, जिसमें उनका सात्विक ज्ञान की पंच महाव्रत और
साथ ही जो है उनकी विचारधारा या महात्मा बुद्ध और उनकी शिक्षाएं वगैरह, उनका प्रभाव है वो जन सामान्य में देखा जाने लगा था। इसी दौरान ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना भी इसी समय काल के अंतर्गत की गई थी। ये दौर है ईसा पूर्व जो है शताब्दी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय है। तो इसमें ये सारे नवीन परिवर्तन है वो हुए, नए नए राज्यों का उदय हुआ, कई चीज़ों में बदलाव है वो देखने को मिल रहा है, और नए ब्राह्मण ग्रंथों की, धर्मशास्त्र के ग्रंथों की रचनाएं भी इसी काल के दौरान हुई थी। अब ब्राह्मणों के द्वारा जो धर्मशास्त्र या धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं उसके अनुसार कुछ नियम हैं उसके अंदर सम्मिलित थे, और उन नियमों में साफ तौर पे ये बताया गया था कि धर्मशास्त्रों के अनुसार जो क्षत्रिय होता है वो ही राजा बन सकता है, या क्षत्रिय कुल में जन्मा व्यक्ति ही राजा बन सकता था। अब राजा का काम क्या है? राजा का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर और भेंट वसूलना, भेंट यानी उपहार के रूप में राशि, और धीरे धीरे कुछ राज्य अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र भी बनाने लगे थे। कि ब्राह्मणीय ग्रंथों में राजा जो है वो क्षत्रिय कुल का होना माना गया था, और ये राजा जो क्षत्रिय कुल अगर देखें तो क्षत्रिय कुल का शासक है वो जो है किसानों, व्यापारियों और शिल्पकार, जो उसके राज्य के अंदर जो साधारण जनता रहती थी उनको सुरक्षा देना, और सुरक्षा के बदले में उनको कर या भेंट वसूल करने का अधिकार था। और फिर धीरे धीरे कुछ राज्य अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र की, धीरे धीरे जैसे जैसे राज्य, छोटे राज्य, जनपद, फिर महाजनपद, और इस प्रकार से जैसे जैसे बड़े बड़े राज्य विकसित होते चले गए वैसे वैसे राजा समृद्ध, और साथ में जो कुशल और योग्य राजा थे उन्होंने अपनी स्थायी सेना भी बना ली और नौकरशाही तंत्र भी बनाने लगे, यानी अपने विशिष्ट अधिकारियों की सूची भी, या कह सकते हैं अधिकारियों को जो है अपने मंत्री परिषद के अंदर सम्मिलित करने लगे, और फिर वो सब मिलजुल कर कार्य है वो करने लगे थे। तो ये धर्मशास्त्र के अंदर ऐसी बात है वो कही गई थी। अब जैसे हमने जाना है कि 16 महाजनपद, अब 16 महाजनपदों में तो बहुत सारे जो है जनपदों का नाम है वो आता है 16 महाजनपदों में, और जिसमें अगर हम देखें तो 16 महाजनपदों में जो नाम आता है जैसे कि गांधार है, कंबोज है, इसके अलावा जो है सूरसेन, बहुत सारे जो है जनपद थे जिसमें सूरसेन और मगध, पांचाल, इसके अलावा अवंती और मल्ल, कौशल, चेदी, इसके अलावा जो है मत्स्य महाजनपद, और इसके अलावा जो है वज्जी संघ, काशी, ये सारे जो है पांचाल, कुरु, ये सारे महाजनपद थे। और इन महाजनपदों कुल मिला के 16 महाजनपद, जिसमें जो है अंग या अश्मक भी आता है। तो 16 महाजनपदों में सबसे श्रेष्ठ या सबसे शक्तिशाली अगर जनपद माना जाता है तो सबसे प्रथम जनपद था महाजनपद था वो था मगध महाजनपद। अब मगध महाजनपद की विशेषता हम देख लें कि मगध जनपद कहाँ स्थित था, उसकी क्या वजह थी कि ये शक्तिशाली था, तो ये स्थितियाँ भी हम देख लेते हैं। जो मगध है आज वर्तमान में, जो मगध महाजनपद है वो आज वर्तमान में बिहार राज्य के अंदर, वर्तमान का बिहार राज्य जहाँ पे मगध महाजनपद स्थित था, और मगध 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। कि ये जो है 6ठी से 4ठी शताब्दी पूर्व में कह सकते हैं मगध महाजनपद है वो सबसे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद है, ये बन गया था, ये इसका महत्व है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया था। इसके शक्तिशाली होने के पीछे कई कारण हैं, इतिहासकार मानते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो अगर हम देखें तो भूमि उपजाऊ थी मगध की भूमि। अगर हम मगध को देखें तो बिहार, यहाँ पे गंगा का दुआबी क्षेत्र था, और ये अगर देखे जाए तो मध्य भारत का स्थान है जहाँ पे उपजाऊ भूमि मौजूद थी, तो इसके कारण यहाँ पे फसल बहुत अच्छी होती थी। तो जहाँ फसल वगैरह अच्छी होगी तो किसानों की आवक भी अच्छी होगी, राज्य को कर भी अच्छा मिलेगा, और साथ में जो है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड या कह सकते हैं रहन सहन भी अच्छा होगा, और राज्य की अर्थव्यवस्था भी उन्नत होगी। तो पहला पॉइंट है मगध के शक्तिशाली होने का तो ये है कि भूमि का उपजाऊ होना। दूसरा,
लोहे की खदानों का उपलब्ध होना। अगर मगध जनपद को देखें तो मगध महाजनपद जिसमें लोहे की खदानें भी भारी मात्रा में उपलब्ध थी या लोहे की खानें थी, जिससे विभिन्न प्रकार की हथियार, औजार, उपकरण वगैरह बनाए जा सकते थे। और इसी मगध महाजनपद से जो लोहे का या लोहे के जो औजार, उपकरण वगैरह है वो दूसरे महाजनपदों के अंदर इसका निर्यात आयात भी होता रहता था। दूसरी चीज़ों का आयात किया जाता था, बदले में ये सारी चीज़ें दी जाती थी। तो ये भी एक समृद्धि का कारण था मगध महाजनपद के। तीसरा, लोहे के औजार और हथियार बनाना आसान था कि लोहा जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर सेना का हिस्सा भी लें तो सेना के लिए भी औजार या उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, हथियारों की आवश्यकता पड़ती है, तो लोहे से बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों में मगध के पास ये किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लोहे की खदानें मौजूद होने के कारण। फिर जंगलों में हाथी उपलब्ध थे। आपने कलिंग युद्ध के बारे में जाना होगा। कलिंग युद्ध जो कि उड़ीसा को जीता था कलिंग युद्ध के दौरान, और कलिंग या उड़ीसा के अंदर हाथी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे। ये हाथी जो है सेना का एक अहम हिस्सा हुआ करते थे, और काम भी हाथियों से लिया जाता था भारी सामान उठाने वगैरह के लिए, जंगलों को साफ वगैरह करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हाथी भी वहाँ पे उपलब्ध थे। तो सेना भी कह सकते हैं मगध महाजनपद की शक्तिशाली थी, क्योंकि हाथी उनका हिस्सा हुआ करते थे। तो ये भी मगध के शक्तिशाली बनने के पीछे का एक रीज़न माना जा सकता है। सेना में हाथियों को शामिल किया जाता था, यानी हाथी सेना का महत्वपूर्ण हिस्सा था। गंगा और उसकी उपनदियों से आने जाने वाला रास्ता आसान और सस्ता था, कि गंगा यमुना का या कह सकते गंगा का दोआबी क्षेत्र था, और गंगा और उसकी सहायक नदियाँ यहाँ पर मौजूद थी। और वहीं गंगा से आवागमन भी सुलभ था, आसान था, सस्ता था, क्योंकि नावों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान बेचा वगैरह जा सकता था, या दूसरे महाजनपदों को जो है सामान वगैरह भेजा जा सकता था। जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं वो दूसरे राज्यों को बेची जा सकती थी, तो आवागमन भी वहाँ पर सुलभ था। तो ये सारी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण जो है मगध है वो शक्तिशाली बन गया। और अन्य महाजनपद तो थे, लेकिन उनके साथ ये सारी परिस्थितियाँ नहीं थी, या उनके साथ ऐसी जैसे ऐसा संयोग नहीं था जो कि मगध महाजनपद के साथ था। और यही वजह है कि महाजनपद मगध है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। इसके अलावा भी अगर हम एक कुछ कारण और माने तो कि मगध है वो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था, कि मगध के चारों तरफ पहाड़ियाँ वगैरह है, नदियाँ वगैरह थे, तो इसके आधार पे मगध है वो शत्रुओं से बचा हुआ था और प्राकृतिक रूप से भी सुरक्षित महाजनपद था। फिर अगर और पॉइंट माने तो और पॉइंट में कि मगध सिर्फ प्राकृतिक परिस्थितियाँ या कह सकते हैं कि खदानें होना, हाथी होना, या फिर जो है उपजाऊ क्षेत्र होना, ये सारी परिस्थितियाँ ही एक राज्य को, एक महाजनपद को शक्तिशाली नहीं बना सकती, बल्कि अन्य कारण भी अगर हम लें तो उसमें कि जब तक शासक योग्य और शक्तिशाली नहीं होंगे या शासकों में योग्यता का अभाव होगा, तब तक कोई भी राज्य, कोई भी जो है महाजनपद शक्तिशाली नहीं बन सकता। तो कहने का मतलब है कि मगध के शासक भी योग्य थे। जैसे कि शासकों में अगर हम देखें तो बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का शासक, अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश का शासक, महापद्मनंद जो कि नंद वंश का महान शासक माना जाता है। और इन शासकों की बेहतर नीतियों के कारण मगध इतना समृद्ध था कि इन शासकों ने अपने समय में बेहतर नीतियां लागू की। और सिर्फ ये ही नहीं कि ये राजा या शासक ही महत्वपूर्ण नहीं थे या ये ही योग्य नहीं थे, बल्कि इनके अंतर्गत या इनके अंडर में काम करने वाले इनके प्रधानमंत्री, इनके मंत्री परिषद भी जो है कुशल, पारंगत और होशियार हुआ करती थी। जिसमें अगर प्रधानमंत्री जैसे नाम ले तो मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य में प्रधानमंत्री जो है चाणक्य का नाम आता है, या चाणक्य जैसे महान विद्वान का नाम आता है। तो ऐसे हर राज्य के अंदर जैसे राजा योग्य था तो उनकी मंत्री परिषद भी योग्य होती थी, वो भी बेहतर नीतियों को संपादित करती थी और राजा को समय समय पर सलाह मशविरा देती थी। तो ये भी एक कारण मगध के शक्तिशाली होने का जो है कारण माना जा सकता है। और शासकों की बेहतर नीतियाँ वगैरह थी, जिसके कारण मगध महाजनपद है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। और अगर मगध में जैसे हम देखें कि बाद में जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई, मौर्य महापद्म या नंद वंश की बात, तो उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य, जो बिंदुसार या अशोक जैसे महान प्रतापी शासक भी मगध की उन्नति के लिए जिनका योगदान है वो कम नहीं आंका जा सकता। और मगध ने बहुत ज़्यादा उन्नति है इन शासकों के समय काल में की थी। प्रारंभ में राजगाह का मगध की राजधानी होती थी। तो मगध की राजधानी, शुरुआती राजधानी राजगाह नाम की राजधानी थी, और परंतु 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसकी राजधानी है वो पाटलिपुत्र को बनाया गया। पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान जो पाटलिपुत्र का नाम है वो पटना आता है।
या पटना का ही प्राचीन नाम है वो पाटलिपुत्र है। अब हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य, क्योंकि मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मगध अपने समय का महाशक्तिशाली महाजनपद क्यों था। तो देखिए बच्चों, ये आपका 4 नंबर का प्रश्न मुख्य रूप से बनता है। तो बहुत सारे कारण हैं, आप इसमें लिख सकते हैं, और 4 पॉइंट भी आप लिखते हैं राइट, तो आपको जो है 4 क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो मिल जाते हैं 4 नंबर के। अब है मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य और उसके योग्य शासक और मौर्य साम्राज्य का महत्व हम देखते हैं। तो समझ लेते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का समयकाल माना जाता है आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार 321 से लगाकर 185 ईस्वी पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट यानी ईसा मसीह, जीसस, या ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय माना जाता है। ईसा मसीह के जन्म के 321 साल पहले का समय, यानी 3 शताब्दियां और 21 वर्ष। अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई वो भी हम समझ लेते हैं कि घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। घनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम शासक है वो माना जाता है, और इसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य का अपमान किया था, और वहीं चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया, और उसके बाद बनाया यानी उसको शिक्षा दीक्षा दी और उसे योग्य शासक के रूप में स्थापित करने में कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चाणक्य के प्रभाव से बना था। और अंत में चाणक्य ने घनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से हराया और राज्य है वो हासिल किया, या मौर्य साम्राज्य हासिल किया, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से की गई। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु है चाणक्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु को जो है चाणक्य और ने को जब चंद्रगुप्त शासक बना तो उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य। ठीक है, जो वास्तविक नाम है वो विष्णुगुप्त चाणक्य है, और इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य इसलिए कहा जाता है इनकी कूटनीति, ठीक है ना, ये बहुत महान कूटनीतिज्ञ माने जा सकते हैं, या कह सकते हैं कि इनके अनुसार एक राजा को जो है साम दाम दंड भेद के आधार पे अपना राज्य स्थापित करना चाहिए। साम दाम दंड और भेद के आधार पे अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहिए, और उसका सहारा जरूर लेना चाहिए। तो इनकी कूटनीतिज्ञता के कारण ही इनका नाम है वो कौटिल्य पड़ गया, और इन्हीं ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। तो कौटिल्य या चाणक्य ने अर्थशास्त्र की नामक पुस्तक लिखी थी, और इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण मौर्य साम्राज्य की जानकारी, अर्थव्यवस्था, सामाजिक दशाएं, राजनीतिक दशाएं, और जो कह सकते हैं कि व्यापार वाणिज्य, उस समय के नियम कानून हैं वो अर्थशास्त्र में मिलता है। और अर्थशास्त्र में साफ तौर पर ये कहा गया कि एक राजा को अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को हमेशा मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि जब तक राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक राज्य है वो विकास नहीं करेगा, राज्य की शक्ति है वो क्षीण रहेगी। इसलिए अर्थशास्त्र में ये सारी बातें हैं वो साफ तौर पे चाणक्य ने समझाई गई है। एक राजा को कैसा होना चाहिए वो नियम भी इसके अंदर जो है बताए गए हैं। इसके अलावा जो है मौर्य साम्राज्य का जो है शासन देखें तो कहाँ से कहाँ तक फैलाव था। तो इसका शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। यानी कि अगर हम भारत की स्थिति को देखें या भारत के मानचित्र को देखें तो ये भारत का मान लो कि मानचित्र है, ठीक है। और ये मानचित्र ये तो साम्राज्य का हिस्सा थे ही, इसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान का हिस्सा शामिल है, अफगानिस्तान का प्रदेश है वो भी इसके अंदर शामिल है, और भी जो है ये सारा पोर्शन है इधर का भी जो है मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता है। कर्नाटक तक का मौर्य साम्राज्य है वो फैला हुआ था। सिर्फ दक्षिण के कुछ राज्य जिसमें चोल पांडे और चेर ये सरदारियाँ मौजूद थी, बाकी सारा मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो मौर्य साम्राज्य है वो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। अगर अब हम देखें कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो जो मौर्य साम्राज्य जो कि अपने समय का अक्षुण्ण और समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य था, और उस मौर्य साम्राज्य की जानकारी की जो साहित्यिक स्रोत है या जो ग्रंथ है वो कौन कौन से, तो वो हम देख लेते हैं। देखिए, साहित्यिक स्रोत, इसमें 2 प्रकार के स्रोत हमको मिलते हैं। तो पहला है साहित्यिक स्रोत, यानी ग्रंथ के रूप में साहित्य के रूप में मिलते हैं। दूसरे हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत यानी कि भौतिक अवशेष के रूप में हमें मिलते हैं, जो किसी न किसी भवन के रूप में या पुरातात्विक कोई सामग्री के रूप में हमें मिलते हैं, वो पुरातात्विक स्रोत है वो कहलाते हैं। तो हम दोनों को समझते हैं कि साहित्यिक स्रोत के रूप में जैसे बौद्ध और जैन साहित्य,
जो कि पाली और प्राकृत दोनों भाषा में लिखे गए थे, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, जिसमें दीपवंश, महावंश, आगम साहित्य ये सारे बौद्ध धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित साहित्य हैं। तो दीपवंश, महावंश तो बौद्ध धर्म का साहित्य है, और अगर आगम साहित्य देखें तो वो जैन धर्म से रिलेटेड साहित्य। तो इसमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अर्थशास्त्र और इंडिका। अर्थशास्त्र चूँकि हम जानकारी ले ही चुके हैं कि ये चाणक्य के द्वारा रची गई पुस्तक थी और मौर्य साम्राज्य की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। दूसरी है इंडिका। इंडिका ये एक यूनानी राजदूत था जिसका नाम था मेगस्थनीज। ठीक है, यूनानी राजदूत और नाम था मेगस्थनीज, चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर ने जो है मेगस्थनीज को भारत की तरफ भेजा था या मौर्य साम्राज्य में भेजा था, और इसी मेगस्थनीज ने, जो यूनानी राजदूत था, इसी मेगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत रहते हुए इंडिका नामक पुस्तक की रचना है वो की थी। तो ये दोनों ही पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये दोनों आपको याद रखना है। इसमें अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं कि इंडिका का लेखक कौन है, तो मेगस्थनीज याद रखना है, या मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है, तो इंडिका याद रखना है। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है, तो विष्णुगुप्त चाणक्य, या विष्णुगुप्त चाणक्य ने या कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो आपको याद रखना है अर्थशास्त्र। तो इस टाइप के एक एक नंबर के प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। फिर है पुराणों से भी हमें जो है मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त का लिखा गया ग्रंथ है, और ये मुद्रा राक्षस है, तो ये भी मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला ग्रंथ है। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि ब्राह्मणीय ग्रंथ है, जो ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए ग्रंथ थे, वो भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है, वो कह सकते हैं या जानकारी देते हैं। इसके अलावा अगर हम पुरातात्विक स्रोतों के रूप में हम देखें तो ये तो साहित्यिक ग्रंथ हो गए। अब अगर स्रोत के रूप में देखें पुरातात्विक स्रोत, तो प्राचीन भवन, स्तूप जो कि महात्मा बुद्ध और उनके समय में बाद में बनाए गए थे, तो स्तूप या टीला जिसे हम कह सकते हैं, स्तूप जिसमें सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप, ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इसके अलावा प्राचीन किले हैं, दुर्ग है, भग्नावशेष हैं, इमारतें हैं, गुफाएं हैं, मृदभांड है यानी मिट्टी के बर्तन, ये सारे चीज़ हैं, ये भौतिक अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अभिलेख भी महत्वपूर्ण है। अभिलेख जो कि अशोककालीन अभिलेख है, बहुत सारे अभिलेख हैं वो मिले हैं, जो कि अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में, इसके अलावा यूनानी भाषा में या खरोष्ट लिपि के अंदर जो कह सकते हैं वो लिखे गए हैं। और इसके अलावा मूर्तिकला और अभिलेख, ये सारे के सारे भी जो है पुरातात्विक स्रोत है, जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी की जो है महत्वपूर्ण जानकारी मौर्य साम्राज्य की हमें उपलब्ध करवाते हैं। अब देखिए अर्थशास्त्र की विशेषताएं अगर हम देख लें तो देखें कि अर्थशास्त्र में राजनीति और लोक प्रशासन का वर्णन है वो मिलता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र को लिखा है और ये अर्थशास्त्र इस प्रकार से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा इंडिका लिखी गई, और इंडिका मौर्य साम्राज्य का वर्णन जो है इसमें इंडिका के अंदर किया है, मेगस्थनीज ने लिखा है। पुराणों से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। जैसे तो हमारे 18 पुराण माने गए हैं हिंदू धर्म के अंदर, लेकिन कुछ पुराणों से भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। विशाख दत्त द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस में भी ये बताया गया है कि किस प्रकार से चाणक्य नीति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना है वो की थी। तो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है प्रश्न की विशाख दत्त के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए, या मुद्रा राक्षस है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां और नंद वंश को किस प्रकार से हराया था, उसको समाप्त करके किस प्रकार मौर्य जो है साम्राज्य स्थापित हुआ था, उसके बारे में वर्णन है वो मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ और धर्मशास्त्रों ने उस समय के समाज तथा उसके नियमों का वर्णन है वो मिलता है। तो ब्राह्मणीय ग्रंथ यानी ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए ग्रंथ और धर्मशास्त्र जो धर्म से रिलेटेड जो पुस्तकें वगैरह लिखी गई, उसमें भी मौर्य समाज और उस समय के समाज और मौर्य साम्राज्य की स्थिति का वर्णन है वो मिलता है, और प्रारंभिक समाज के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य काल के प्राचीन भवन और स्तूप से जानकारी प्राप्त होती है कि मौर्य काल के प्राचीन भवन यानी कह सकते हैं कि जो पुरातात्विक स्रोतों के रूप में जो भी सामग्री मिलती है, चाहे वो इमारतें हों, चाहे अवशेष के रूप में, भवन के रूप में, या अभिलेखों के रूप में, या मृद भांडों के रूप में, तो ये भी सारी चीज़ें हैं मौर्य काल की जानकारी देती है। और स्तूप जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित स्तूप वगैरह है, ये भी महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत है। मौर्यकालीन मृद भांड से मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है कि मृद भांडों से भी
जो है मौर्य काल की इतिहास की जानकारी मिलती है। उस पर किसी न किसी प्रकार का अभिलेख वगैरह लिखे हैं, तो ये सारी हमारी हमें प्राचीन इतिहास को समझने में हमारे लिए महत्वपूर्ण स्रोत का कार्य है वो करते हैं। अगर हम देखें मौर्य साम्राज्य और तो पत्थर पर लिखे हुए अभिलेख भी मौर्य काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, कि पत्थर पे लिखे गए अभिलेख। इसके अलावा मौर्य काल की मूर्तिकला मौर्य इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो मूर्तिकला या भवन जो मिले हैं उसमें मूर्तिकला भी मौर्य साम्राज्य की समृद्धि को देख सकते हैं या जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, या प्रशासनिक इकाइयाँ या राजधानियाँ कैसी थी, या किस प्रकार से उसका विभाजन था, वो भी हम समझ लेते हैं। कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, क्योंकि मौर्य साम्राज्य एक विशाल और महत्वपूर्ण साम्राज्य था, और इतने विशाल साम्राज्य को एक राजनीतिक केंद्र से जो है सुचारू रूप से चलाया नहीं जा सकता था। इसलिए मौर्य साम्राज्य को 5 राजनीतिक केंद्रों के रूप में विभाजित किया था, और राजधानी और 4 प्रांतीय केंद्र थे, जिसमें 4 प्रांतों में या कह सकते हैं 4 जो मुख्य इसकी प्रांतीय केंद्रों में बांटा गया था, जहाँ से प्रशासनिक इकाइयाँ या प्रशासनिक गतिविधियाँ चलती थी, जिसमें नाम आता है जो है तक्षशिला, फिर है जो है तोसली, उज्जैनी और सुवर्णगिरी। तो ये तक्षशिला अगर हम देखें तो ये ऊपर की तरफ आती है, पश्चिमोत्तर भारत का इलाका, और ये तोसली जो कि दक्षिण की तरफ या मध्य की तरफ आप देख सकते हैं, उज्जैनी है ये भी मध्य भारत की तरफ है, और सुवर्णगिरी जो कि कर्नाटक और उसके आसपास दक्षिण की तरफ ये राजधानी है वो बनाई गई थी। तो इस प्रकार से ये राजधानियां हैं वो स्थापित की गई थी, और ताकि कि सभी जगह से व्यवस्था एक जैसी चल पाए, अन्यथा इतने विशाल मौर्य साम्राज्य को मगध में रहकर ही जो है सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता था। इसलिए 4 प्रमुख राष्ट्र प्रांतीय केंद्र है इसके बनाए गए थे, जहाँ पे अधिकारी गण मौजूद होते थे और उस समय की व्यवस्था को संभालते थे। अशोक के अभिलेखों के अनुसार पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरांचल और हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्णित मिलते हैं। उत्कीर्णित यानी खुदे हुए मिलते हैं। तक्षशिला और उज्जैन दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे, और तक्षशिला और उज्जैन जो कि तक्षशिला जो कि पश्चिमोत्तर भारत का हिस्सा या कह सकते हैं कि जो है गंधार की राजधानी तक्षशिला थी और उत्तर की तरफ थी, और वहीं उज्जैन है वो मध्य भारत जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन जहाँ महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है वहाँ पर स्थित है। तो ये दोनों ही जो है व्यापारिक मार्ग के रूप में महत्वपूर्ण थे, यानी मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर इलाकों से आने वाली व्यापारिक गतिविधियाँ तक्षशिला से होकर मध्य भारत की तरफ आती थी। तो ये व्यापारिक मार्ग पर स्थित क्षेत्र थे, इसलिए इनको महत्वपूर्ण मानते हुए इनको जो है प्रमुख स्थान के रूप में या केंद्र के रूप में स्थापित किया गया होगा। स्वर्णगिरी कर्नाटक में साम्राज्य के उचित संचालन के लिए जमीन और नदी मार्गों से आना जाना बना रहता था। सुवर्णगिरी या कह सकते हैं स्वर्णगिरी, ये कर्नाटक की तरफ या दक्षिण की तरफ राजधानी है, इसको बनाया गया था। और इसके पीछे ये थी कि यहाँ पे भी नदियों के माध्यम से या व्यापारिक केंद्र होने के कारण यहाँ पे मार्गों का आना जाना था, और राजधानी से प्रांत तक जाने में कई सप्ताह महान महीनों समय का लग जाता था। ऐसे में यात्रियों के विश्राम और खान पान की व्यवस्था भी की गई होगी, और सुरक्षा का कार्य भी सेना को दिया होगा। और सुवर्णगिरी अगर हम देखें तो मैसूर कर्नाटक, यहाँ पे सोना है वो पाया जाता था या सोने के भंडार थे। तो ऐसी स्थिति में मगध साम्राज्य में सोना है, स्वर्णगिरी या जो है कर्नाटक से जाता होगा। इसकी सुरक्षा के लिए दक्षिण में स्वर्णगिरी को राजधानी है वो बनाया गया होगा, और दक्षिण की व्यवस्था को संभाला जाने के लिए भी ये जो है इस प्रकार की का निश्चय है वो लिया गया होगा। अब हम मौर्य साम्राज्य की सेना कैसी थी और सेना के बारे में भी हम जानें कि सेना किस प्रकार से कार्य करती थी, उनको किस प्रकार से कार्यों का संपादन करना होता था। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका के अंदर जो है मेगास्थनीज बताता है कि सेना की सैनिक गतिविधियों के लिए एक समिति और 6 उप समितियाँ मौजूद थी, यानी सैनिकों का कार्यभार या संचालन है ये एक समिति होती थी, और वो समिति 6 उप समितियों में उसका विभाजन है, कार्य विभाजन या जिम्मेदारियों का विभाजन है वो किया गया था। मौर्य साम्राज्य के पास विशाल सेना थी। कहा जाता है कि जो है मेगास्थनीज कहता है कि 6 लाख से अधिक की सेना मौर्य साम्राज्य के पास में मौजूद थी, और उसको अलग अलग 4 भागों में बांटा गया था। अब पहले अगर इसको सेना को देखें तो मेगास्थनीज के अनुसार की पहली सेना थी नौसेना का संचालन। नौसेना अर्थात जो है जल सेना कह सकते हैं। दूसरी सेना अगर माने तो दूसरी सेना है उसका कार्य था यातायात और खान पान की देखरेख करना। पहली का नौसेना की देखरेख करना या जलीय सेना के बारे में उसकी संचालन और उसकी जिम्मेदारी पहली। फिर दूसरी है यातायात खान पान की व्यवस्था को देखना। तीसरी
जो है ये सैनिक, पैदल सैनिक वगैरह होते थे, उनकी व्यवस्था, उनको उनके लिए सुविधाएं जुटाना, उनका संचालन है, ये तीसरी समिति करती थी। फिर चौथी समिति जो होती थी, ये 6 उप समितियाँ, उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। चौथी समिति है वो अश्वारोही जो होते थे या जो घुड़सवार होते थे, उन घुड़सवारों के लिए व्यवस्थाएं, दाना पानी जुटाना और उनको हथियार, औजार, उपकरण वगैरह जो है मुहैया कराना, ये सारी चौथी समिति का कार्य है वो होता था। पांचवी समिति होती थी वो रथारोहियों का, जो है रथारोही यानी जो रथ के जो अधिकतर लोग जो या शासक या विशिष्ट जन होते थे, जो रथारोही या रथ पर बैठकर जो चलते थे, तो रथों की व्यवस्था वगैरह करना और विशिष्ट जन जो होते थे उनके लिए सुविधाएं या देखभाल करना, ये सारी पांचवी समिति करती थी। और छठी समिति का कार्य होता था हाथियों का संचालन। तो हाथी की सेना का हिस्सा होते थे हाथी, तो हाथियों की व्यवस्था, उनको दाना पानी, सुरक्षा और जो है उनकी व्यवस्था छठी समिति करती थी। तो इस प्रकार से मेगास्थनीज ने ये बताया है कि सेना बहुत विशाल थी चंद्रगुप्त की, या कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य की, और इस सेना की गतिविधियों को चलाने के लिए एक समिति थी और इस समिति को 6 उप समितियों में बांटा गया था। हर समिति की अपना अलग अलग जिम्मेदारी, अलग अलग कार्यकलाप होते थे। अब उप समितियाँ क्या है देखिए। उप समितियाँ, अन्य उप समितियाँ भी थी। उपकरण को ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रबंध करना इनके कार्य थे, जो सारी उप समितियाँ थी। बैलगाड़ी का प्रबंध करना, सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्थाएं करना, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था, घुड़सवार, घोड़े, हाथी वगैरह होते थे, उनके लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों की नियुक्ति करना भी इन्हीं उप समितियों के कार्य थे। अब यहाँ पे ये तो हमने देख लिया मौर्य प्रशासन किस प्रकार से समितियां उप समितियों में बटा हुआ था, किस प्रकार व्यवस्था चलती थी, सेना किस प्रकार से जो है सेना का संचालन होता था, और सेना 4 प्रकार की थी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, जिसमें जो है रथारोही, हाथी, हस्ती सेना या हाथी सेना, फिर पैदल और अश्वारोही। ठीक है, ये 4 प्रकार की सेना, जिसे चतुरंगिनी सेना के नाम से जाना जाता है। अब आपका महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अशोक का धम्म क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन बनता है और 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है कि अशोक की धम्म की कोई 2 विशेषताएं लिखिए या 3 विशेषताएं लिखिए या 4 विशेषताएं लिखिए, तो उसका डिवाइडेशन अलग अलग होता है। तो अशोक के धम्म पे मुख्य रूप से 4 नंबर का प्रश्न आता है। तो अशोक के धम्म की विशेषताएं हम समझ लेते हैं कि अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में तथा उसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम के अधिकारी क्यों नियुक्त किया जाता था। महामात यानी धम्म को जो अधिकारी जो नियुक्त किया जाता था उसे धम्म महामात कहा जाता था, और वो धम्म से संबंधित नियमों का प्रतिपादन है वो करता था। और ये जो है धम्म में कुछ जो है कह सकते हैं धम्म को धर्म से नहीं लिया जाता, इसमें नैतिक उपदेश है, नैतिक नियम या आदर्श नियमों की पालना है वो धम्म के अंदर सम्मिलित है। अब धम्म की विशेषता क्या है, देखिए नैतिक नियम ही इसमें सिखाए जाते हैं धम्म की विशेषता में, जैसे बड़ों का सम्मान करना या आदर करना, और इसके अलावा सत्य बोलना, और अपने से छोटों के साथ उचित व्यवहार करना, विद्वानों ब्राह्मणों के प्रति सहानुभूति की नीति रखना, ये धम्म के आदर्श है। ये आपको ध्यान रखना है कि धम्म की विशेषताएं क्या है। तो ये साधारण चीज़ें ही सिखाई जाती है या सद्व्यवहार की बातें ही धम्म के अंदर आती है। विद्वानों और ब्राह्मणों के प्रति सहानुभूति रखना, यानी कि विद्वान और ब्राह्मणों को जो है उनके प्रति रेस्पेक्ट या आदर का भाव रखना। अहिंसा का संदेश धम्म देता है। सभी धर्मों का सम्मान करना, किसी भी धर्म को अपने से छोटा नहीं समझना। दासों और सेवकों के प्रति दयावान होना, यानी उस समय दास व्यवस्था या जो है चाकरी भी होती थी, तो धम्म की विशेषता के अंदर ये कि दासों को समय समय पर छुट्टियां दी जाए, साथ में उनको जो है बीमारी के समय उनको उचित इलाज दिया जाए, साथ में कि जो है दासों के प्रति दयालु व्यवहार किया जाए। जैसा भोजन मालिक करता है सेवक और दासों को भी वैसा भोजन है वो दिया जाए। उनको उचित मेहनताना कपड़ा या रोजी रोटी है वो दिया जाए, ताकि वो हमेशा अपने मालिक से खुश रहे और मालिक की बड़ाई है वो करते रहे, और साथ में इनकी अवस्था को भी हर व्यक्ति को समझना चाहिए। तो ये सहानुभूति का भाव जगाने के लिए ही धम्म की विशेषता या धम्म की व्यवस्था है वो की गई थी। तो सदाचरण की बात है वो धम्म के अंदर आती है। तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अंतिम हमारा जो है इस पार्ट के, ये प्रथम भाग मैंने लिया है जो है इस सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें अब है मौर्य साम्राज्य क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये भी प्रश्न आता है। मौर्य साम्राज्य के महत्व को बताइए, मौर्य साम्राज्य की महत्ता को समझाइए। तो मौर्य साम्राज्य के महत्व को समझ लेते हैं कि
19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास को लिखना शुरू किया तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का प्रमुख काल माना गया है। हालांकि सदियां तो अनेक आई है, जैसे वैदिक काल गया, हड़प्पा सभ्यता गई, तो इनकी अपने अपने समय की अलग विशेषताएं थी। उसके बाद हरेक वंश आया, नंद वंश आया, लेकिन सबसे इन सब में हरेक वंश, नंद वंश, उसके बाद मौर्य साम्राज्य, तो इनमें जो है मौर्य साम्राज्य अपने समय का शक्तिशाली साम्राज्य माना गया और इसी के बाद इतिहास को लिखना है शुरू किया गया और मौर्य साम्राज्य के इतिहास का प्रमुख काल है वो माना गया है। तो मौर्य साम्राज्य के महत्व के ऊपर भी आपका 4 नंबर का प्रश्न है वो आता है, बनता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्यों प्रमुख काल माना गया? क्योंकि पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक अखंड भारत को बनाया गया था। यानी राजवंश तो पहले भी मौजूद थे, जैसे कि नंदवंश मौजूद था या कह सकते हैं हरेक वंश मौजूद था, लेकिन सबसे बड़ा जो है साम्राज्य स्थापित किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत का निर्माण किया था, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप को एक अखंड या अक्षुण्ण भारत बनाने की कोशिश है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की गई थी। इसके कारण मौर्य साम्राज्य जो है अपने समय का शक्तिशाली और कह सकते हैं कि एकजुट भारत को बनाने में मौर्य साम्राज्य का योगदान है वो माना जाता है। मौर्य काल की मूर्ति कला सराहनीय थी, यानी इस समय कला और साहित्य का विकास भी हुआ। मौर्यकाल ने अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं जोड़ी, यानी मौर्यकाल के शासकों ने, ठीक है, मौर्यकाल के शासकों ने, राजाओं ने, हालांकि उनकी उपलब्धियां तो अनेकों थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी प्रकार से, मौर्यकाल के शासकों ने किसी प्रकार की अपने आप को भुनाया नहीं, विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां धारण नहीं की। और इतिहासकारों ने अशोक को एक महान शासक माना कि मौर्यकाल में चंद्रगुप्त मौर्य है मौर्यकाल का या मौर्य शासक या मौर्य सत्ता का संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार ने चंद्रगुप्त का जो राज्य उसको मिला था उस राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, यानी कि शत्रुओं के हाथों नहीं जाने दिया और उसको एज इट इज़ बनाए रखा, तो ये बिंदुसार की उपलब्धि थी। उसके बाद बिंदुसार का पुत्र था अशोक, और अशोक ने जो है मौर्य साम्राज्य को बहुत आगे बढ़ाया और कई प्रकार से उसने नई गतिविधियां शुरू की, नए नियम बनाए, नए कानून बनाए, कई प्रकार के उसने सुधार किए। जो प्राचीन समय से जो व्यवस्था चली आ रही थी उस व्यवस्था का ढांचा है वो अशोक ने बदला और उसके सुधार के रवैये के कारण ही अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया ही, साथ में वो एक महान शासक के रूप में उसने अपने आप को स्थापित किया और जनता के बीच में, जन सामान्य के बीच में वो एक लोकप्रिय जन सम्राट है वो बना। राष्ट्रवादी इतिहासकार के लिए अशोक एक प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों के लिए अशोक एक प्रेरणा स्रोत है क्योंकि अशोक अपने समय का महान शासक था। मौर्य साम्राज्य मात्र 150 वर्ष तक ही चल पाया। हालांकि अशोक के बाद अशोक के उत्तराधिकारी इतने सक्षम नहीं थे और इसके कारण धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे है वो उत्तरांचल की तरफ चला गया, या कह सकते हैं कि जो है धीरे धीरे पतन की तरफ है वो चलने लगा था। और वही अशोक के मुख्य रूप से मौर्य साम्राज्य का शासनकाल है वो 150 वर्ष तक माना गया है। उसके बाद योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव के कारण मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे उसका पतन हो गया, लेकिन भारतीय इतिहास में इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पतन भले ही हो गया लेकिन उसकी उपलब्धियों को हम कम नहीं मान सकते हैं। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का महत्व है वो जो है नकारा नहीं जा सकता और चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और जो है के जैसे शासकों की उपलब्धियों को न कम नहीं आंका जा सकता। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है वो अपना रखता है। तो ये था आज का, मैंने इसमें पार्ट फर्स्ट के रूप में इसको लिया है और नेक्स्ट में पार्ट है वो बाद में बनाऊंगी। तो ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें राजा, किसान और नगर और आरंभिक अर्थव्यवस्था है, तो उसमें ये आज हमने समझा है। आशा करती हूँ कि ये नोट्स आपके लिए उपयोगी रहेंगे। साथ ही आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को, एलिट एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।